हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों, जैसा आप नाम देख रहे हो कि एक प्रोग्रेशन है जो अर्थमेटिक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। तो उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों। तो प्रोग्रेशन को समझने के लिए बच्चों हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सीक्वेंस से कि सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। अगर हमें सीक्वेंस समझ में आएगा तो उसके आगे हम कंटिन्यूएशन में फिर प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बच्चों बिल्कुल जीरो से करते हैं। जीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे एपी आपसे पूछा जाएगा तो एपी मुझे लगता है कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है तो सब बच्चे बता देंगे कि एपी क्या होती है। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ये हमें नहीं पता। प्रोग्रेशन किससे बनता है ये भी हमें नहीं पता। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये भी नहीं पता। तो बच्चों हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे बच्चों सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रेशन का, क्योंकि सीक्वेंस अगर हो, हमें पता होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, तभी हम प्रोग्रेशन को डिफाइन कर पाएंगे बच्चों। तो मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूं बच्चों। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं। सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है बच्चों, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is belongs to capital N, that is natural number। यानी बच्चों ये हुआ कि हमारे पास क्या है, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों जिसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन आपकी नेचुरल नंबर होती है। यानी हम उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे एन की, वो नेचुरल नंबर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इन सीक्वेंस द nth term is represent by an। सीक्वेंस में बच्चों जो nth टर्म है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। an से वहां पे बच्चों कोई nth टर्म देते हैं, फिर उसमें हम n की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। उसको हम बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखिए आप, हमें an दिया n+1, उसने कहा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि an की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कि an की वैल्यू है हमारे पास n+1, और हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालकर दिखाने। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब an देखिए, अगर n+1 है तो बच्चों हमने पुट कर दिया यहां पे n = 1 सॉल्यूशन में, तो a1 निकल के आएगा बच्चों 1 + 1 2, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों? 2। फर्स्ट टर्म को हम a1 से दिखाएंगे। हमने पुट कर दिया बच्चों n = 2, तो a2 हो जाएगा 2 + 1 3। फिर हमने बच्चों पुट कर दिया n = 3, तो a3 हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4। फिर बच्चों हमने पुट कर दिया n = 4, तो a4 हो जाएगा आपका 4 + 1 = 5। यानी हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स निकल कर आ गए बच्चों। फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म हो गया 3, थर्ड टर्म हो गया 4 और फोर्थ टर्म हो गया बच्चों 5। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गए बच्चों? फर्स्ट 4 टर्म्स निकल कर आ गए किसी भी सीक्वेंस के। तो सीक्वेंस क्लियर है बच्चों आपको क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों कि हमें क्या होगा कि जो फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी वो सेट n होगी। सेट n से हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वहां पर हमें an दिया जाएगा जिससे हम टर्म निकाल सकते हैं बच्चों। an अगर गिवन होगा तो वहां पे हम n की वैल्यू पुट करके टर्म्स निकाल लेंगे। इतनी बात आपको समझ में हुई बच्चों? एग्जाम्पल समझ में आ गया सीक्वेंस का कि सीक्वेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं होता है बच्चों कि सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो करे। यानी जैसे हमारे पास एपी में आपने देखा होगा कि पैटर्न फॉलो करता है, तो प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है कि वो पैटर्न फॉलो करे। लेकिन सीक्वेंस का बच्चों कोई मीनिंग नहीं है, सीक्वेंस कुछ भी आ सकता है। यानी वो an जो होगा उस वाले फॉर्मूले से हम सीक्वेंस को निकालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो करे, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में कोई रिलेशन हो, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है। बस nth टर्म से वो हम यहां से निकाल देते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, वहां से आपको क्लियर होगा बच्चों। हमने एग्जांपल लिखा बच्चों, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose first term is 1 and
whose nth term या n+1th term is obtained by subtracting n from its nth term। अब देखिए बच्चों यहां पर हमें दे रखा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस से उसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। सॉल्यूशन, अब बच्चों फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें 1 दे रखा है। उसने कहा है कि हुज n+1th टर्म यानी an+1 कैसे मिलेगा, हमें ऑब्टेन होगा सब्ट्रैक्टिंग n फ्रॉम an, यानी an+1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, an+1 की वैल्यू हो जाएगी an-n। तो यहां से वो उसने हमें टर्म निकालने के लिए कंडीशन दे दी कि अगर आपको टर्म निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि an+1 में से क्या करिए, an+1 निकालने के लिए an में से n को माइनस कर दीजिए और फर्स्ट टर्म उसने हमें दे दिया 1। अब देखिए बच्चों नाउ an+1 हमें पता है कि an-n है। अब बच्चों पुट हमने n = 1 कर दिया तो 1+1 a2, a1 - 1 हो गया बच्चों, क्यों n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, a1 की वैल्यू 1 है, 1 - 1 कितना आ गया बच्चों 0। अब हमने पुट कर दिया n की जगह पे 2 तो a2 + 1 3, a2 - 1, 0 - 1 बच्चों कितना हो गया आपका -1। पुट बच्चों हमने कर दिया n की वैल्यू 3 तो a4 हो गया आपका a3 - 1, तो a3 की वैल्यू थी -1 सॉरी यहां पर n2 आएगा क्योंकि बच्चों an - n था, तो n की जगह अगर हमने 1 रख दिया बच्चों तो an - n में 1 हो गया, n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 3, a2 - 2 हो जाएगा, तो ये 0 - 2 बच्चों -2 निकल कर आएगा। a3 n की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, a3 - 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप n था 1 नहीं था, तो 3 हमने पुट कर दिया, a3 की वैल्यू आई बच्चों -2 और यहाँ पे -3 तो ये आपका हो गया -5। यानी अब आपके पास बच्चों 4 टर्म्स निकाल लेते, फर्स्ट टर्म आ गया 1, सेकेंड टर्म आ गया आपके पास 0, थर्ड टर्म आ गया -2 और फोर्थ टर्म आ गया आपके पास -5। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया कि हम कैसे निकालेंगे। तो जो भी कंडीशन दी है बच्चों उससे हम nth टर्म का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। nth टर्म का मतलब होगा कि पर्टिकुलर टर्म हम कैसे निकालेंगे, एक तरीके से जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो an हमें मिल गया और फिर हम उसमें हम वैल्यू पुट करते जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, सिक्वेंस के टर्म्स मिल जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, ये सिक्वेंस के टर्म्स निकालने आए बच्चों आपको। एक और क्वेश्चन बताता हूं बच्चों मैं आपको, सिक्वेंस के टर्म निकालने के लिए आपको आइडिया लगेगा। और तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा बच्चों की सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो होती है बच्चों वो नेचुरल नंबर होती है, फंक्शन n पर डिफाइन होगा। अब सीक्वेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे बच्चों ऐसी कोई नीड नहीं है कि वो कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, पैटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड फर्स्ट 4 terms of the sequence whose nth term is n-2/3। अब बच्चों वो कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंस के निकालो और nth टर्म हमें कितना दे रखा है बच्चों, nth टर्म हमें दे रखा है n-2/3। अब देखिए सॉल्यूशन बच्चों, an आपके पास आ गया n-2/3, आपने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पुट कर दिया n = 1, a1 1 - 2/3 तो 1 - 2 -1/3 आ गया बच्चों। अब पुट कर दिया आपने n की वैल्यू 2, 2 - 2/3 कितना आ गया बच्चों 0। थर्ड के लिए n = 3, a3 3 - 2/3, 3 - 2 1 तो 1/3 आ गया। फिर आपने पुट कर दी n की वैल्यू 4 तो a4 आ गया 4 - 2/3 तो ये आ गया आपके पास 2/3। यानी फर्स्ट टर्म बच्चों a1 आ गया आपके पास माइनस का 1/3, सेकेंड टर्म आपके पास a2 0 आ गया, थर्ड टर्म a3 1/3 और फोर्थ टर्म a4 2/3। तो ये था बच्चों आपके पास सीक्वेंस की। जब भी आपको सीक्वेंस निकालना होगा तो आपको n टर्म दिया जाएगा, n टर्म और डोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर होगी बच्चों। आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करते जाएंगे और जितने भी टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे वो आप निकाल सकते हैं। 4 6 10 20 जो भी आपसे टर्म्स पूछे जाएंगे उनको आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं।
और यहां पर आप एक लाइन में कंसिडर कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि जब हमने सीक्वेंस फाइंड किया बच्चों, तो सीक्वेंस से जो ऑब्जेक्ट्स निकल कर आ रहे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें से कुछ सीक्वेंस तो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और कुछ सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। यानी सीक्वेंस में ऐसी नेसेसिटी नहीं होती है कि वो पैटर्न्स को फॉलो करे ही करे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों सीक्वेंस के बाद हम सीरीज की, कि सीरीज क्या होती है बच्चों। अब जैसे सीक्वेंस तो आपने देख लिया बच्चों, अब सीरीज की बात क्या होती है। तो सीरीज की बच्चों बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है कि इफ A1, A2, A3, A4 up to AN shown an equation, shown a sequence, then the expression A1 plus A2 plus A3 up to plus AN is a series। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस तो क्या होता है, A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू nth टर्म तक, तो उसे बच्चे हम बोलते हैं सीक्वेंस। वो तो आपके पास सीक्वेंस हो गया। अब बात आती है कि सीरीज क्या होती है बच्चों। तो जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN तक, यानी उन सीक्वेंस को जब हम जोड़ देते हैं बच्चों या घटा देते हैं, तो बेसिकली हम जोड़ेंगे बच्चों, तो एक पैटर्न फॉलो हो गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम ऐड करते जा रहे हैं पर्टिकुलर टर्म्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे सीरीज। क्लियर हुआ बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि हमारे पास सीक्वेंस भी हो गया, सीरीज भी हो गया, अब प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए अब हम बात करेंगे बच्चों प्रोग्रेशन की, कि प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों। तो प्रोग्रेशन की बच्चों डेफिनेशन होगी हमारे पास, दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern। ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म्स किसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता है बच्चों कि हर एक सीक्वेंस के टर्म्स पैटर्न फॉलो करें, लेकिन जिनके सीक्वेंस के टर्म्स पैटर्न फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेशन बोल देंगे। और जिन सीक्वेंस के टर्म्स पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे वो सिर्फ सीक्वेंस ही रहेंगे। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे सीक्वेंस जिसके टर्म्स यानी A1, A2, A3, A4, A5 कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब इसके आगे की डेफिनेशन देखिए बच्चों, फॉलो पैटर्न एंड डिस्क्राइब बाय सम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। बात समझ में आई बच्चों। प्रोग्रेशन क्या हुई कि हमारे पास एक सीरीज आ गई बच्चों। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास टर्म निकल कर आए सीक्वेंस के, वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और पैटर्न भी ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि हर एक टर्म्स को निकालने के लिए हम क्या करें कि उस सीरीज के nth टर्म के लिए कोई फॉर्मूला दे सकें, यानी उस सीरीज के nth टर्म को हम डिफाइन कर सकें। तो nth टर्म को बच्चों अगर हम डिफाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है। अब सिंपल भाषा में आप इतना समझ सकते हो कि अगर आपके पास सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हमारे पास। अब वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो प्रोग्रेशन बन जाता है, अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता है तो वो सीक्वेंस रहता है। क्लियर है बात। तो बच्चों आपको प्रोग्रेशन समझ में आ गया बच्चों। अब प्रोग्रेशन समझ में आ गया तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों। अब प्रोग्रेशन में आपको इतना तो पता लग गया कि कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। अब पैटर्न फॉलो तो अलग अलग टाइप में बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। हो सकता है कि हर आगे आने वाला टर्म पहले वाले टर्म्स का 2 टाइम्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि हर आने वाला टर्म पहले वाले टर्म से हाफ हो, या फिर हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं बच्चों। अब लेकिन वो पूछेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का प्रोग्रेशन होता है बच्चों, जहां पर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और उस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के जो डिफरेंस को हम बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए कैसे होता है बच्चों। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि हमारे पास A1 और आपका प्लस A2 प्लस A3, अभी प्लस का साइन हटा दीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 और ये AN तक, ये आपका एक सीक्वेंस दे रखा है।
अब ये सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सीक्वेंस बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है एपी को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एपी बोल देते हैं। अब एपी को फॉलो कर रहा है तो बच्चों एपी की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is always constant। टू consecutive terms का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल में डी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है बच्चों, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डिनोट करते हैं हम डी से। कैसे बच्चों? देखिए दो टर्म है बच्चों, तो डी की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस। ये बराबर होगा बच्चों इन दोनों के डिफरेंस से a3 माइनस a2, ये बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस से बच्चों a4 माइनस a3, और यही आगे चलता जाएगा बच्चों। और यहां पे an से पहले बच्चों an माइनस 1 टर्म्स होगा, तो ये बराबर होगा बच्चों an माइनस an माइनस 1 में से। यानी हर आगे आने वाले टर्म्स में से अगर हम पहले वाला टर्म्स माइनस करेंगे तो वहां से जो डिफरेंस निकल कर आएगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और एपी में पूरी सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज जो डिफरेंस रहता है ये सेम रहता है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? कहने का मतलब बच्चों और इनवर्स में हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चों जैसे देखिए a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे an तक जा रहा है बच्चों। अब अगर हम फर्स्ट टर्म बच्चों यहां पे कंसीडर कर ले, हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म जो है वो a है और हमने मान लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। हमने मान लिया फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर आगे आने वाले टर्म्स में हम d जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस d आ रहा है। अगर पहला टर्म a है तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों? a प्लस डी। थर्ड कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, फिर से d जुड़ गया, एक और d जुड़ जाएगा तो a प्लस 3d, एक और d जुड़ जाएगा तो a प्लस 4d। इस तरीके से आगे बढ़ जाता है बच्चों। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? d को ऐड करते जा रहे हैं हर एक टर्म्स में। तो जो सीरीज हमें मिलेगी बच्चों वो कैसी होगी? अरिथमेटिक सीरीज होगी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। समझ में आई आपकी बात? यानी जैसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म हमने मान लिया बच्चों a और कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड टर्म क्या होगा बच्चों? सेकंड टर्म में d जुड़ जाएगा, तो d जुड़ा तो बच्चों a प्लस डी हो गया। थर्ड में फिर से d जुड़ गया तो a प्लस डी तो a प्लस 2d हो गया। इसमें फिर से d जुड़ गया बच्चों a प्लस 2d प्लस d, तो कितना हो गया? a प्लस 3d हो गया। उसमें फिर से d जुड़ गया बच्चों तो a प्लस 4d हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? एपी की डेफिनेशन समझ में आ गई, ये समझ में आ गई बच्चों कि कौन सा सीक्वेंस जो होता है एपी होता है। अब बच्चों बात आती है कि एपी तो हमें समझ में आ गया, अब अगर कोई एन टर्म दिया है एन, कोई क्या दिया है बच्चों? एन टर्म दिया है एन, तो एन से हम कैसे पता लगाएंगे कि इससे जो प्रोग्रेशन हमें मिलेगा यानी जो सीक्वेंस हमें मिलेगा इस एन से वो एपी को डिनोट करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक एन दिया होगा यानी एन टर्म दिया होगा। अब उस एन टर्म को देखकर हमें ये बताना है बच्चों कि ये जो एन टर्म है इससे जो हमें सीरीज मिलेगी या सीक्वेंस मिलेगा या प्रोग्रेशन मिलेगा वो एपी को डिनोट करेगा या नहीं करेगा। तो वो देखिए हम कैसे करते हैं बच्चों। तो अब बच्चों हम यहां पर करेंगे कि इन ऑर्डर टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। अब हमें एक सीक्वेंस दिया होगा बच्चों, सीक्वेंस दिया होगा तो यानी एन दिया होगा हमें। अब एन दिया होगा तो बच्चों एन यहां पर हमने मान लिया कंसीडर अ सीक्वेंस एन, यहां पर हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर लिया एन। अब हमें यह बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी को डिनोट करेगा या नहीं करेगा। सीक्वेंस तो हमें समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस एन है। अब हमें यह बताना है कि ये सीक्वेंस है वो एपी को डिनोट करेगा या
नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ये चेक करने के लिए एक एल्गोरिथम होती है। अब एल्गोरिथम में क्या होता है बच्चों, देखिए एल्गोरिथम में सबसे पहले बच्चों आता है कि स्टेप वन में बच्चों होता है ऑब्टेन an, जो आपके पास सीक्वेंस दे रखा है सबसे पहले आप उसे ऑब्टेन कर लें। स्टेप 2 बच्चों होता है हमारे पास रिप्लेस n बाय n+1 ऑब्टेन an+1। अब n को किससे रिप्लेस कर दीजिए आप, सीक्वेंस में आप n को रिप्लेस कर दीजिए an+1 से। an+1 से आप रिप्लेस n+1 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, an+1 मिल जाएगा। स्टेप थर्ड है बच्चों कैलकुलेट an+1 माइनस an। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको an पता था, an+1 आपने निकाल लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है an+1 माइनस an, यानी जो an+1 आपने निकाला था उसमें से an को आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। स्टेप 4 इफ an+1 माइनस an is independent of n, then given sequence is an AP, otherwise it is not an AP। बात समझ आई बच्चों, दोबारा समझिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ an, अब उसने सीक्वेंस तो दे दिया an, अब वो हमसे ये चेक करवा रहा है कि ये जो सीक्वेंस an है वो AP को डिनोट करेगा या नहीं करेगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज देगा या नहीं देगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले an ले लेना है, फिर n को रिप्लेस कर देना है n+1 से, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा बच्चों an+1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही आपके पास an+1 निकल कर आ जाए बच्चों, तो अब आपको स्टेप थर्ड करना है कि an+1 में से an माइनस कर देना है। अब माइनस करके कोई वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, अगर उस वैल्यू में कहीं भी n आ रहा होगा, उस वैल्यू में कहीं भी n आ रहा होगा तो वो AP नहीं होगी। ये अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर an+1 माइनस an इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यानी अगर उसमें n नहीं आ रहा है, उसमें n नहीं आ रहा है बच्चों, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वो AP का हो जाएगा। क्लियर हुई बात को, दोबारा समझिए। आपको क्या करना है बच्चों, an आप जो आपको सीक्वेंस दिया होगा उसको आपने an मान लिया, अब n को रिप्लेस कर देंगे आप n+1 से, तो an+1 निकल आएगा। फिर आपको an+1 में से an को माइनस कर देना है। जब आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, माइनस करने पर एक वैल्यू आएगी, अगर उस वैल्यू में n आ रहा होगा तो वो AP नहीं है सीक्वेंस, और n अगर नहीं आ रहा होगा यानी इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, तो जो सीक्वेंस दे रखा है वो AP को डिनोट करेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, और क्लियर होगा आपको कि हम किस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन हमें दिया है, शो दैट the given sequence form an AP or not। हमें यहां पे कुछ सीक्वेंस दिए जाएंगे, हमें बताया जाएगा कि वो AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, हमें बताना है। पहला पार्ट है बच्चों an इक्वल्स टू 4n+5, और सेकेंड पार्ट है बच्चों an इक्वल्स टू 2n² + 1। अब ये हमें दो पार्ट दे रखे हैं बच्चों, दो सीक्वेंस दे रखे हैं, और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से सीक्वेंस AP बना रहे हैं और कौन कौन से सीक्वेंस AP नहीं बना रहे। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि an ले लो, तो an हमने बच्चों ले लिया 4n+5, इतना ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना था, स्टेप 2 में बच्चों उसने कहा था कि रिप्लेस कर दो, तो आपने कर दिया रिप्लेस n बाय n+1। आपने n को किससे रिप्लेस कर दिया, n+1 से रिप्लेस कर दिया। अब ये हो गया an+1 इक्वल्स टू 4 n+1 प्लस का 5, तो an+1 की वैल्यू आई 4n + 4 प्लस का 5, तो an+1 की वैल्यू आई बच्चों 4n + 9, 4 + 5 9 हो गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, an+1 की। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपने क्या करना है, नाउ an+1 माइनस an, तो आप an+1 की वैल्यू 4n + 9 हो गई, माइनस 4n + 5, और यहां पे आपने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का आपने यूज करा।
अब ए एन प्लस वन माइनस ए एन बच्चों, 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, लिख दीजिए एक बार 4n प्लस 9 माइनस 4n माइनस 5, तो 4 माइनस 5 कितना, 9 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, ए एन प्लस वन माइनस ए एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर आ गई 4। अब 4 निकल कर आ गई तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई उसमें एन नहीं है। अब एन नहीं है तो यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो गया, इसका मतलब है कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया यहां से। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो एपी को डिनोट कर रहा है। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ए एन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 1। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ए एन हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 1। अब हमने रिप्लेस कर दिया n को n प्लस 1 से, ए एन प्लस 1 कितना हो गया, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2 स्क्वायर खोला n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 प्लस 1। तो ए एन प्लस 1 की बच्चों वैल्यू आ गई 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अब आपके पास ए एन प्लस 1 की वैल्यू आ गई और ए एन की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपको क्या करना है, नाउ ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 माइनस ए एन कितना हो गया 2n स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया बच्चों, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया बच्चों, ये हो गया 4n, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया प्लस 2। अब ए एन प्लस 1 माइनस ए एन की जो वैल्यू है बच्चों तुम्हारे पास, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ये आ गया 4n प्लस 2, यानी इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन। अब इसमें तो n आ रहा है बच्चों, अगर यानी ये n से इंडिपेंडेंट नहीं है, सो सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसका मतलब हमें यहां से ये पता लग गया बच्चों कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी को डिनोट नहीं कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। यानी यहां पर अगर आपको सीक्वेंस दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि वो एपी को डिनोट करेगा या नहीं करेगा। एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे ऑब्जेक्टिव को आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये आपको हो गया कि ये बोर्ड में आपको यूज आएगा क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग है। शॉर्ट ट्रिक बच्चों मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है n का, यानी किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है n का, तो वो एपी को डिनोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप यहां पे देखिए कि इफ an इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, so it denote AP। यानी अगर an जो है बच्चों वो लीनियर एक्सप्रेशन है n का, सीक्वेंस कोई भी, तो वो किसको डिनोट करेगा, AP को। जैसा आंसर निकल कर आ गया AP। अब यहां पर आप देखेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन नहीं था क्योंकि यहां पे 2n स्क्वायर आ रहा था, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये AP को डिनोट नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों, बहुत ही इजी सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने कि आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो डिनोट करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कि आपको यहां पर ए एन दिया हुआ है 7n माइनस 9, लीनियर है, करेगा। ए एन दिया है आपको 7n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है तो नहीं करेगा। यानी आप देते ही विद इन अ सेकेंड आपने क्वेश्चन सीक्वेंस देखा क्या है और देखते ही आप उसे बता दोगे कि एपी को डिनोट करेगा या नहीं करेगा। तो ये वो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। यानी अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप देखते ही कह देना कि वो किसको डिनोट करेगा, एपी को। और अगर आप देखोगे कि वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है तो वो कभी भी एपी को डिनोट नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों।
ये तो बच्चों वो बात हो गई कि अगर हमें सीक्वेंस दिया होगा तो हम कैसे बात करेंगे कि ये सीक्वेंस एपी को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जनरल टर्म बच्चों हमें निकालना, जनरल टर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि एक टर्म ऐसा निकाल दो उसमें हम एन की वैल्यू पुट करते जाएं और हमें क्या मिले, एपी के टर्म्स मिल जाएं। यही तो हमें निकालना है बच्चों। तो हम यहां पर करेंगे बच्चों कंसीडर एन एपी विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। हमने एक एपी कंसीडर कर ली जिसका फर्स्ट टर्म हमने बच्चों कितना मान लिया, ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। और हमने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया बच्चों, इसका स्मॉल डी। यानी अब हमने क्या करा, यहां पर एक कंसीडर करी एपी जिसका हमने फर्स्ट टर्म मान लिया स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया स्मॉल डी। अब हमें क्या करना है बच्चों, एपी बनानी है। अब देखिए एपी में हमने टर्म्स ले लिए A1, A2, A3, A4, A5, इसी तरीके से AN तक जाएगा बच्चों। अब देखिए कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, सेकंड टर्म की A प्लस डी, क्योंकि हर एक टर्म में डी जोड़ता जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे डी माना हुआ है बच्चों, इसलिए A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हो जाएगा A प्लस 4D। अब आप देखेंगे कि यहां पर जैसे 1 है तो D का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड टर्म है तो D का कोफिशिएंट 1 है, 3 है तो D का कोफिशिएंट 2 है, 4 है तो D का कोफिशिएंट 3 है, यानी D का कोफिशिएंट एक कम आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं an निकालूंगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो d का कोफिशिएंट एक कम आएगा, तो an में d का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, an माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहां से an की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो टर्म है बच्चों वो कहलाता है जनरल टर्म। क्या कहलाता है, जनरल टर्म। यानी हमें अब किसकी वैल्यू मिल गई, an की वैल्यू मिल गई, nth टर्म मिल गया। अब n की जगह अगर हम 1 2 3 4 ऐसे पुट करते चले जाएंगे वैल्यूज को, तो वहां से हमें क्या मिलता चला जाएगा, वहां से बच्चों हमें A1, A2, A3, A4, AN तक की वैल्यू मिलती हुई चली जाएगी। अब देखिए यहां पर हम यहां पे लिख सकते हैं हेयर an क्या है बच्चों, nth टर्म है, an क्या है, nth टर्म, a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म, d क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म विच वी फाइंड, या फिर विच वी फाइंड, यहां पे आप लिख दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं है ये। तो जो नंबर ऑफ टर्म, जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो तो हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, वो कहेगा कि 10 टर्म फाइंड करो तो n की जगह 10 पुट कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों। यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, तो आप बता देंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी होगा बच्चों an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा बच्चों। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वो आपसे कहेगा कि इसमें a क्या है तो फर्स्ट टर्म है, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है, an क्या है nth टर्म है, और n क्या है जो पर्टिकुलर टर्म हमें फाइंड करना है, जैसे 6 टर्म फाइंड करना है तो n 6 हो जाएगा, 28 टर्म फाइंड करना है तो n 20 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों की एपी क्या होता है, उसका एपी का nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये तो हो गया कि बच्चों अगर हमें स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब इसी में बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर वो कहता है कि nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड निकालो, nth टर्म फ्रॉम द एंड। ये तो हो गया बच्चों कि अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर बच्चों अगर वो हमसे पूछ लेता है कि हमें स्टार्टिंग से nth टर्म नहीं चाहिए, हमें कहां से चाहिए, एंड से चाहिए, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे बच्चों। अब अगर एंड से बच्चों nth टर्म निकालेंगे तो अब हम इस सीरीज को उल्टा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे बच्चों, हम सीरीज को उल्टा पढ़ लेंगे, मतलब हम लास्ट से शुरू करेंगे और फर्स्ट तक आएंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि a1 से an तक जा रहे थे, यानी फर्स्ट टर्म से हम लास्ट टर्म तक जा रहे थे। अब हम उल्टा आ जाएंगे कि हम लास्ट टर्म से कहां पर आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म पर आ जाएंगे। तो अब बच्चों लास्ट टर्म हमने कंसिडर कर लिया कि यहां पर लास्ट टर्म जो है वो am है, ठीक है। अब अगर हम इस सीरीज को उल्टा पढ़ेंगे बच्चों तो nth टर्म फ्रॉम एंड। अब nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उल्टा पढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, am, या फिर हम इसे लास्ट टर्म l भी लिख सकते हैं, l, am ऑब्लिक l प्लस n माइनस 1। जितना भी टर्म फाइंड करना है तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम ऐसे चल रहे थे तो d जोड़ रहे थे बच्चों, उल्टा चलेंगे तो d घटाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, माइनस d। तो ये हो जाएगा
एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों एन एट टर्म फ्रॉम एंड। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जब भी आपको एन एट टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो आप क्या लगा देंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। एल क्या होगा बच्चों, यहां पर लास्ट टर्म होगा, और डी क्या होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस होगा ओरिजिनल सीरीज का, क्योंकि अब ये माइनस तो इधर आ गया, तो डी जो भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस था वो यहां पे पुट कर देंगे। यानी कि अगर वो लास्ट से आपको एन टर्म कहेगा तो सबसे पहले आप लास्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपको लास्ट टर्म नहीं पता है। अब लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे बच्चों, तो अब एन टर्म फ्रॉम एंड से अगर हम उसे स्टार्टिंग से निकालना चाहें कि वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर हम निकाल लें एन टर्म फ्रॉम एंड, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एन एथ टर्म फ्रॉम एन। तो ये बच्चों ये हो जाएगा एम माइनस एन प्लस वन एट टर्म फ्रॉम बिगनिंग। यानी अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो बिगनिंग से बच्चों वो हो जाएगा एम माइनस एन प्लस वन एट टर्म। एम यहां पर होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एन होगा रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड। इतनी बात आपको समझ आई। यानी अगर वो आपसे कहेगा कि एन ए टर्म फ्रॉम एंड निकालिए, अब आपको ये देखना है कि बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि एन ए टर्म फ्रॉम एंड जो बिगनिंग से होगा वो हो जाएगा बच्चों एम माइनस एन प्लस वन एट टर्म। एम यहां पे क्या हो जाएगा, एम यहां पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन हो जाएगा रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, और प्लस वन आप कर देंगे तो यहां से आपके पास निकल आएगा कि ये वाला जो टर्म होगा ये फ्रॉम बिगनिंग आ जाएगा। क्लियर हुई आपको बात समझ में। यानी आप दो टाइप से कर सकते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लास्ट से एन टर्म निकालना है तो सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और आप चाह रहे हैं कि आप बिगनिंग से ही निकालें तो आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करिए कि अगर वो एन टर्म फ्रॉम एंड है तो बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आप सीरीज में निकालिए, उसको एम की जगह रख दीजिए एम माइनस वन प्लस वन एट टर्म, बिगनिंग से आपको टर्म पता लग गया, फिर बिगनिंग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहां से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आपने क्लास 10th में भी कर रहे होंगे एपी में। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ एपी के, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरल टर्म में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन लिखा, हमारे पास क्वेश्चन आया शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी। अब बच्चों हमें यह शो करना है कि हमें एक सीक्वेंस दे रखा है 9, 12, 15, 18 इस तरीके से, और हमें यह बताना है कि किसको डिनोट कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा एक एपी को। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों सॉल्यूशन। अब गिवन सीक्वेंस क्या हमारे पास 9, 12, 15, 18 इस तरीके से आगे जा रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब कोई पैटर्न फॉलो करेगा तो प्रोग्रेशन हो जाएगा, और एपी कब होगा, जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा। तो हमने क्या करा, 12 माइनस 9 करा बच्चों। 12 माइनस 9 कितना आ गया 3। फिर हमने करा बच्चों 15 माइनस 12, वो कितना आ गया 3। फिर हमने कर दिया 18 माइनस 15, तो वो कितना आ गया 3। हियर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स of a sequence is same. So it is an AP। तो हमें यहां से पता लग गया कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, वो एपी को डिनोट कर रहा होगा। समझ में आ गया बच्चों। यानी 9, 12, 15, 18 एक पैटर्न जा रहा था बच्चों। अब हमने क्या करा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमने डिफरेंस निकाला। 12 माइनस 9 3 आ गया, 15 माइनस 12 3 आ गया, 18 माइनस 15 3 आ गया। अब यहां से हमें ये पता लग गया कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा तो वो किसको डिनोट करेगा बच्चों, वो सीक्वेंस डिनोट करेगा एपी को। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। एपी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जनरल टर्म of the AP whose sequence is 27, 24, 21, 18 and find which term is equal to 0। क्वेश्चन समझ में आया? वो ये कह रहा है कि जनरल टर्म निकालो इस सीक्वेंस का। हमें एक सीक्वेंस दे रखा है 27, 24, 21, 18 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हमें एक जनरल सीक्वेंस दे रखा है बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि ये जनरल सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आपको क्या एक सीक्वेंस दे रखा है, सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्म निकालना है, और जनरल टर्म निकालने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए। हमें पता है कि बच्चों 27, 24, 21, 18 ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इज एन एपी। अब ये एपी है बच्चों, तो हम यहां पे मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया बच्चों, ए हो गया आपके पास 27। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 24 माइनस 27, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा -3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों। अब आपको क्या निकालना था, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए एन वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ए कितना आ गया 27 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -3। तो ए एन की वैल्यू हो गई 27 माइनस इंटू करेंगे 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। तो ए एन की वैल्यू 3 प्लस 27 कितना हो गया 30 माइनस 3n। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई ए एन की, और ए एन की जो आपके पास वैल्यू आ गई वो आ गई 30 माइनस 3n। इतनी बात आपको समझ में? यानी आपको करना क्या था, सबसे पहले जनरल टर्म निकालना था। तो आपने क्या करा, सीक्वेंस लिखा, उसका फर्स्ट टर्म ले लिया, कॉमन डिफरेंस ले लिया, क्योंकि वो एपी को डिनोट कर रहा था। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, जनरल फॉर्मूले में हमने ए और डी पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास कितना निकल कर आ गया, एक जनरल टर्म निकल कर आ गया। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में बच्चों वो आपसे कह रहा है कि फाइंड विच टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 0। अब हमने रख दिया इफ ए एन इक्वल्स टू 0। अब ए एन की वैल्यू 0 हो गई, तो बच्चों 0 इक्वल्स टू कितना हो गया 30 माइनस 3n। तो 3n की वैल्यू 30 हो गई बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 10th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो यहां से निकल कर आ गया कि इस एपी का जो 10 टर्म होगा बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों? तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था जहां पे आपको जनरल टर्म निकालना था, और आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि इस सीरीज में कोई टर्म आएगा 0, तो वो कौन सा टर्म होगा। तो वो हम ए एन की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, वहां से हमारे पास एन निकल कर आ जाता है। समझ में आया बच्चों? आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 7, 10 इज 91। क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 4, 7, 10 आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, उसकी सीरीज हमें दे रही है 4, 7, 10 आगे बढ़ती चली जा रही है। तो वो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 91 होगा। ठीक है, यानी हमें n फाइंड करना है a1, a2, a3 में a कौन सा an होगा। an की वैल्यू अगर 91 है तो n की वैल्यू वहां पे क्या होगी। देखिए बच्चों सॉल्यूशन। अब हमें सीक्वेंस क्या दे रखा है 4, 7, 10 आगे 13 आएगा बच्चों, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म बच्चों a आ जाएगा 4। अब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस d आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3।
अब आपके पास फर्स्ट टर्म पता लग गया आपको और कॉमन डिफरेंस पता लग गया बच्चों। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग गया तो अब आपको निकालना जनरल टर्म बच्चों। अब जनरल टर्म आप निकालेंगे तो जनरल टर्म हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3, तो ए एन हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो ए एन की वैल्यू आ गई 3n प्लस 1। एन टर्म आ गया बच्चों आपके पास। अब आपको निकालना है कि फाइंड एन, अब आपको निकालना है इफ ए एन इक्वल्स टू 91 सो एन इक्वल्स टू, ये आपको निकालना था बच्चों। अब आपने ए एन की जगह 91 रख दिया तो ये हो गया 3n प्लस 1, 91 माइनस 1 इक्वल्स टू 3n, तो 3n की वैल्यू बच्चों आ गई 90, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30। यानी कि जो 38 टर्म होगा सीक्वेंस का A30 वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 91 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब एक चीज और होती है बच्चों की कोई टर्म मान लीजिए कि नहीं आ रहा, अब जैसे 91 जरूरी थोड़ी है कि सीक्वेंस में आता, तो हमें कैसे पता लगेगी। तो बच्चों वहां पर जो n की वैल्यू है मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो n है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी अगर कोई ऐसा n निकल आता है कि नेचुरल नंबर नहीं हो रहा होता है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो 91 जैसे है यहाँ पर वो सीक्वेंस में नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर n की वैल्यू 30 ना आकर 30.33 आ जाती, 31/3 आ जाती, यानी वो नेचुरल नंबर नहीं होती, तो उस केस में हम लिख देते कि 91 डज नॉट लाई इन सीक्वेंस, तो 91 सीक्वेंस में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर निकलकर नहीं आए। और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर निकलकर आ गई यानी n 30 आ गया, तो इस सीरीज प्रोग्रेशन का जो 38 टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी वैल्यू हो जाएगी 91। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों इसके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है इन एन एपी इफ 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. Find 18 terms of the series. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी है, उसमें 7 टाइम्स द 7 टर्म किसके इक्वल है, 11 टाइम्स द 11 टर्म के इक्वल है, और हमें 18 टर्म निकालना है उस सीक्वेंस का, यानी उसमें 18 टर्म्स क्या होगा सीक्वेंस में। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, यहां पे करा कंसीडर एन एपी, हमने एक एपी माना विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। फर्स्ट टर्म हमने कितना मान लिया, ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी। तो बच्चों यहां पर हमने क्या करा, एक एपी को कंसीडर करा, उस एपी में बच्चों हमने फर्स्ट टर्म मान लिया कि उस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो एक एपी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द 7th टर्म is equal to 11 times the 11th term। वो ये कह रहा है कि 7 times the 7 term is equal to 11 times the 11 term, यानी 7 into A7, 7 टर्म कितना हो जाएगा A7 इक्वल्स टू 11 टाइम्स द A11, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 7, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 11 इंटू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 11 है तो 10d आएगा और 7 है तो 6d आएगा। मैंने आपको बताया था ना, एक डी कम आता है, तो 7 टाइम्स a प्लस 6d इक्वल्स टू 11 टाइम्स a प्लस 10d, इंटू कर दीजिए 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d, यही हो गया बच्चों। अब हमने क्या करा, d को एक साइड ले लिया, a को एक साइड ले लिया, तो 7a माइनस 11a इक्वल्स टू 110d माइनस 42d। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 4a। अब d में सॉल्व करेंगे तो बच्चों 8, और ये आपका यहां पर 8 आ गया बच्चों, 2 कैरी गई, 10 बचा, 10 में से 4 68d। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ये हो गया माइनस का 4a इक्वल्स टू 68d, तो a माइनस पहले 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस a इक्वल्स टू 4 1 जा 4,
2 बचेगा 17D। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास माइनस का 17D। तो यहां से ए आपने निकाल दिया कि जो ए की वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है माइनस का 17D। तो आप यहां पे लिख देंगे ए इक्वल्स टू माइनस का 17D। ये इक्वेशन आ गई। अब आपने करना क्या था बच्चों, अब आपने करना था कि वहां पर 18 टर्म निकालना था। क्या निकालना था? 18 टर्म। नाउ A18, तो बच्चों A18 कितना हो जाएगा? A प्लस 17D हो जाएगा, क्योंकि 18 है तो एक टर्म D जोड़ेगा। 18 माइनस 1 कितना हो गया? 17D। अब A की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? माइनस का 17D, यहां से प्लस का 17D कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया? 0। यानी A18 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझ में आया बच्चों? यानी इस सीक्वेंस का जो 18 टर्म आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू बच्चों निकल कर आ जाएगी 0। क्लियर हुआ आपको? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे हमें सीक्वेंस नहीं दिया हुआ था, ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, ना कॉमन डिफरेंस। एक कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन से आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में बच्चों रिलेशन निकाला, फिर आपको 18 टर्म दिया हुआ था, उसमें आपने वो वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से आपको आंसर निकल कर आ गया। समझ में हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। अब मैं क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी इफ pth term is q and qth term is t। हमने एक एपी कंसिडर करी, उसमें pth टर्म बच्चों हमने क्या मान लिया? q मान लिया, और qth टर्म की जो वैल्यू है हमने क्या मान ली? p मान ली। फाइंड nth टर्म एंड p प्लस qth टर्म। अब बच्चों हमें यहां पर क्या करना है कि nth टर्म निकालना है और p प्लस qth टर्म निकालना है। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कंसिडर एन एपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप एपी कंसिडर कर लेंगे। उस एपी में आपने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया बच्चों। अब नाउ हमें दिया है क्या है? पी टर्म क्यू, एपी इक्वल्स टू क्यू, एंड दूसरी कंडीशन दी है ए क्यू इक्वल्स टू पी, ये दे रखा है। अब ए पी टर्म निकालेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? पी। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, और ये इक्वेशन 2 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब हमने करा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दी, तो ए में से ए गया 0 प्लस p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, ये d बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, यहां पर आ गया p माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। तो p माइनस क्यू डी, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास -1। अब d की वैल्यू -1 निकल कर आ गई, तो हमने बच्चों कर दिया पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने -1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू। इतना निकल कर आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम यहां पे क्या करेंगे? देखिए a माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों p प्लस क्यू माइनस 1। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई और आपके पास d की वैल्यू आ गई, तो आप नाउ निकालेंगे बच्चों nth टर्म। क्या निकालेंगे? nth टर्म। तो an निकालेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a कितना है बच्चों? p प्लस क्यू माइनस 1, यही हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों? -1 थी, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का n माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? an की वैल्यू आ गई, यानी nth टर्म आ गया जनरल टर्म। अब इसके बाद आपको क्या निकालना था? p प्लस क्यू एट टर्म। पुट n इक्वल्स टू p प्लस क्यू, तो a p प्लस क्यू कितना हो गया बच्चों? p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का p प्लस क्यू माइनस 1, यही हो जाएगा बच्चों।
अब देखिए p प्लस क्यू माइनस वन में से ही आपने p प्लस क्यू माइनस वन घटा दिया, सेम पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी इसका p प्लस क्यू एट टर्म बच्चों कितना निकल कर आ गया, वो 0 निकल कर आ गया। दोबारा समझिए क्वेश्चन को बच्चों, वो ये कह रहा था कि एक AP है और यहाँ पे p एट टर्म की वैल्यू q है और q एट टर्म की वैल्यू जो है वो p है। अब हमें n नेट टर्म फाइंड करना था और p प्लस क्यू एट टर्म फाइंड करना था, तो हमने क्या करा, कंसिडर एन AP विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, हमने ये मान लिया बच्चों। p एट टर्म q हो गया, q एट टर्म p हो गया, वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी तो d की वैल्यू आ गई -1। अब d की वैल्यू -1 हमने उठा के इक्वेशन 1 में रख दी, तो वहां से a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू -1। अब a और d अगर हमें दोनों मिल गए तो n टर्म निकालने के लिए an का हमें फॉर्मूला पता होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसमें हमने पुट कर दिया तो n टर्म आ गया। अब इसके बाद उसने कहा था कि p प्लस क्यू एट टर्म निकालो, तो n की जगह p प्लस क्यू पुट कर दिया, तो बच्चों p प्लस क्यू एट टर्म की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, इफ p एट टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड q एट टर्म इज 1/p। अब हमें दे रखा है बच्चों, हमने मान लिया कि p एट टर्म ऑफ एन AP वो है वो 1/q है और q एट टर्म कितना है 1/p। फाइंड p q एट टर्म, यानी हमें p इंटू क्यू एट टर्म हमें निकालना है। सॉल्यूशन लिखिए बच्चों, सबसे पहले तो वही कंसीडर, आपको ये AP माननी पड़ेगी, तो आपने लिखा कंसीडर एन AP विद फर्स्ट टर्म आपने मान लिया a एंड कॉमन डिफरेंस आपने मान लिया d। तो आपने एक AP कंसीडर कर ली बच्चों, उसमें आपने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया a AP में, और कॉमन डिफरेंस क्या कैलकुलेट कर लिया, तो कॉमन डिफरेंस आपने मान लिया d। अब देखिए नाउ, अब आपको दिया है कि जो p एट टर्म है AP वो 1/q है और जो q एट टर्म है AQ वो 1/p है, यही है बच्चों। तो ये आ जाएगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/q और a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। अब क्या करिए, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐसे कैंसिल हो गया, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, p माइनस क्यू डी इक्वल्स टू p माइनस क्यू ओवर पी क्यू, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो d की वैल्यू आ गई 1/pq। पुट इन इक्वेशन 1, उठा के हमने बच्चों ये इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, किसकी वैल्यू को पुट कर दिया हमने, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो a प्लस p माइनस वन इंटू में 1/pq इक्वल्स टू 1/q, तो a प्लस इंटू हो जाएगा p से 1/q माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q, कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू भी आ गई 1/pq। अब बच्चों आपके पास a की वैल्यू 1/pq आ गई और d की वैल्यू 1/pq आ गई। नाउ अगर आप an निकालेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी 1/pq प्लस n d, सॉरी n माइनस वन और d की वैल्यू भी 1/pq, तो an हो गया बच्चों 1/pq प्लस n/pq माइनस 1/pq, ये कैंसिल हो गया, तो an की वैल्यू आ गई बच्चों n/pq, ये आपके पास an की वैल्यू आ गई। अब यहां पर जो आपको टर्म निकालना था वो an तो निकालना नहीं था, आपको तो p इंटू क्यू एट टर्म निकालना था, तो आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया n इक्वल्स टू pq, तो a pq की टर्म हो गई बच्चों pq ओवर pq, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना निकल कर आ गया 1 आ गया, यानी pq एट टर्म जो होता है a pq की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस प्रोग्रेशन का p इंटू क्यू एट टर्म की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 1। क्लियर हुआ बच्चों कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते, यानी जो कंडीशन दी है वो आपने रख दी, वहां से आपने जो कंसिडर्ड करा था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो निकाला,
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपको वहां से बच्चों nth टर्म मिल गया। nth टर्म अगर आपको मिल गया तो उसके बाद तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। उन्होंने पी क्यू टर्म कहा था तो n की जगह पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने p इंटू क्यू, तो वहां से सॉल्व होकर उस टर्म की वैल्यू आ गई 1। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और जनरल टर्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।